नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स 22 से 30 अप्रैल 2020 तक का, जिसके अंतर्गत हम आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है उन टॉपिक का अध्ययन इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम विभिन्न प्रकार के बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आप आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीटेट, यूजीसी नेट, एनटीए, कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होगा, उसके अंतर्गत आने वाले सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन-किन बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित खबरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पोषक तत्व आधारित सब्सिडी अर्थात न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस। दूसरी खबर है कासोवाल एनक्लेव के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी खबर है नैनो ब्लिट्ज 3D टूल के बारे में पढ़ेंगे। चौथी खबर है माइक्रो रिएक्टर। पांचवी खबर है मोबाइल प्रयोगशाला। और छठी खबर है एंटीवायरल नैनो कोटिंग्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम सुपरनोवा एसएन 2010 केडी के बारे में। फिर पढ़ेंगे अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल, इनके बारे में। फिर पढ़ेंगे आरएनए निष्कर्षण किट चित्रा मैग्ना के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम जैविक अजैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम पोत परिवहन मंत्रालय की अंतर्गत कोई खबर है उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम भारत ने एडीबी के साथ 1.5 अरब डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसके हस्ताक्षर करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, तो उस कंपनी अभी चर्चा में क्यों आई है, तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे अतुल्य, यानी अतुल्य क्या है ये, अतुल्य के बारे में जानेंगे कि अतुल्य क्या चीज़ है। तो ये सभी जो टॉपिक्स है इनको इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास कीजिए। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। किसी प्रकार से कोई फालतू खबरों के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के बारे में, न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति सीसीईए ने वर्ष 2020-21 के लिए फास्फोरस युक्त और पोटाश युक्त पी एंड के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस दरों के निर्धारण को अपनी मंजूरी दे दी है। एनबीएस के लिए स्वीकृत दरें निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर जो रुपयों में बताई गई है वो है एन के लिए 18,789 रुपये और पी के लिए 14,888 रुपये, के लिए हैं 10,116 के लिए और एस के लिए हैं 2,374 के लिए हैं। सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट अर्थात एनपी का जो अनुपात है वो रखा है 14:28:0 नामक एक जटिल उर्वरक को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 2020-21 के दौरान पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी देने पर 22,186.55 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा
उर्वरक कंपनियों को सीसीए द्वारा अनुमोदित सब्सिडी दरों पर पी एंड के पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार उर्वरक निर्माताओं, आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्यों पर यूरिया और पी एंड के उर्वरकों की 21 श्रेणियां उपलब्ध करवा रही है। पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से ही दी जा रही है। सरकार अपने किसान अनुकूलन दृष्टिकोण के अनुसार किसानों को किफायती कीमत पर पी एंड के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक कंपनियों को उपयुक्त दरों के अनुसार ही सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध करा सके, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता। अब हम बात करने वाले हैं कासोवाल एन्क्लेव। कासोवाल एन्क्लेव क्यों चर्चा में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले एक नए स्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए अब खोल दिया है। लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र इससे पूर्व सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। यानी अभी जो वर्तमान पुल है उससे पहले का जो पुल था उसका नाम है पंटून पुल। यह पंटून पुल हर वर्ष मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या फिर नदी की तेज धाराओं में बह जाता था, जिसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि किसानों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चैतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल बीआरटीएफ के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कोय के द्वारा किया गया है। पहुंच मार्ग के छोड़कर इस पुल पर 17.89 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसमें 30.25 मीटर लंबाई के 16 सेल है। इसके 16वें और अंतिम सेल डिवीजन को 15 मार्च 2020 को पूरा कर लिया गया है और कोविड-19 अर्थात लॉकडाउन के कारण 23 मार्च को काम बंद से पूर्व इस पर सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण कार्य चल रहा था। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक डीजीबीआर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बीआरओ की टीमों ने सभी आवश्यक कोविड-19 सावधानियों को अपनाते हुए इस कार्य को पूरा कर लिया है। बैसाखी के बाद पहले सोमवार को ये पुल खोल दिया गया ताकि अपनी फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने वाले किसान इसका उपयोग कर सके। अब हम बात करने वाले हैं नैनो ब्लिट्ज 3D टूल। नैनो ब्लिट्ज 3D टूल क्या है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCIA के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के ओक रिज की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर मल्टीफेज एलॉय कंपोजिट और मल्टीलेयर कोटिंग जैसे पदार्थ के मैकेनिकल गुणों को मैप करने के लिए एक नया टूल विकसित किया है। नैनो ब्लिट्ज 3D नामक इस टूल को ग्लास फाइबर से प्रबलित बहुलक कंपोजिट, दोहरे फेज वाले स्टील्स, सॉफ्टवुड और सेल सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों की एक व्यापक श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए भी समर्थ पाया गया है। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी हाई थ्रूपुट है, जिसमें कुछ घंटों के परीक्षण के लिए 10,000 से अधिक डेटा बिंदु उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इसे मशीन लर्निंग अर्थात एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक इंडेंटेशन परीक्षण दिए गए किसी पदार्थ की कठोरता और लोचदार को मापने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसके अलावा यह उन्नत डेटा विश्लेषण को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे घटक चरणों के मैकेनिकल गुणों को पहचानना,
और उसकी मात्रा बताना, मल्टीफेज ओई, कंपोजिट, मल्टीलेयर कोटिंग की विशेषताओं को पहचानना आदि इसकी क्षमताएं हैं। इस टूल की हाई स्पीड मैपिंग क्षमताओं का उपयोग माइक्रोमीटर लंबाई अथवा इससे बड़े पैमाने पर संरचना के गुणों का तेजी से संबंध स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता है। यह मल्टी स्केल मैकेनिक्स को समझने और पदानुक्रमित पदार्थों के विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही इससे इंटीग्रेटेड कंप्यूटेशनल मटेरियल इंजीनियरिंग आईसीएमई दृष्टिकोण के तहत जबरदस्त प्रदर्शन वाले नए पदार्थों के विकास में भी तेजी आएगी। ये इस प्रकार कुछ एक संरचना बताई गई है जहाँ पर माइक्रो स्ट्रक्चर कोई एक संरचना है, उसको सबसे पहले हमने मैपिंग किया और फिर मैकेनिकल फेज में उसको रूपांतरित करके देखा, तो इस प्रकार थर्ड डायग्राम नजर आया है और यहाँ पर हाई स्पीड मैपिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं माइक्रो रिएक्टर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी भारत सरकार के अधीन आने वाले पुणे के स्वायत्त संस्थान अग्रहकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एआरआई ने एक ऐसे माइक्रो रिएक्टर का विकास किया है जो बड़ी मात्रा में एक समान आकार के नैनो कणों का निर्माण कर सकता है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए इन कणों को खासा अहम माना जा रहा है। सक्रिय माइक्रो रिएक्टर के नियमित प्रवाह के द्वारा यह डिवाइस मेटल, सेमीकंडक्टर और पॉलीमर नैनो कणों का निर्माण कर सकता है। नैनो कणों में विशेष आकार आधारित गुण होते हैं जो उन्हें जैव चिकित्सा तकनीक में उपयोगी बनाते हैं, लेकिन उनके आकार अलग-अलग होते हैं, जिससे उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के कारण उनका प्रभाव कम होता है। जैव चिकित्सा उद्योग के लिए नैनो कणों के समान आकार को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके अलावा कई अभिकर्मकों के इस्तेमाल के कारण इन विधियों में समय ज़्यादा लगता है और विषाक्त उप उत्पाद पैदा होते हैं। डॉक्टर बोडास ने कहा, इस विधि का उपयोग करते हुए हम 5% के कम के भिन्नता गुणांक के साथ सोना और चांदी, कैडमियम, टेलुराइड, चिटोसन, अल्गाइनेट और हाई एल्यूरोनिक एसिड के किसी भी आकार के नैनो कण पैदा करने में सक्षम रहे हैं। डॉक्टर बोडास ने फिर कहा कि हमने आकलन किया है कि रोगाणुरोधी एजेंट के तौर पर मोनोडिस्टर्ब सिल्वर नैनो कण के प्रभाव में खासा सुधार देखने को मिला है। मोनो डिस्पर्स्ड चितोसन और अल्गीनेट नैनो कणों से बेहद उच्च स्तर की दवा कार्यविधि, टिकाऊ स्राव दर होती है और ये जैव अनुकूल भी है। वे एक समान और छोटे आकार के कारण कोशिकाओं में अंदर तक पहुंच सकते हैं। यह खोज नैनो विज्ञान और नैनो तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसमें दो चित्र नज़र आ रहे हैं। चित्र ए है, माइक्रो रिएक्टर का आकार बताया गया है और चित्र बी माइक्रो रिएक्टर की वास्तविक छवि बताई गई है। अब हम बात करने वाले हैं मोबाइल प्रयोगशाला। कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लैब फॉर कोविड-19 डिटेक्शन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (MVRDL) का अनावरण किया है। यह ऐसा पहला मोबाइल वायरल अनुसंधान प्रयोगशाला (MVRL) है जिससे कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इससे संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत आरटीआई ने ईएसआईसी अस्पताल हैदराबाद के साथ मिलकर तैयार किया है। मोबाइल वायरल रिसर्च प्रयोगशाला एक जैव सुरक्षा स्तर BSL-3 प्रयोगशाला और एक जैव सुरक्षा स्तर BSL-2 प्रयोगशाला का संयोजन है, जो क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण WHO और ICMR जैव सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जा रहा है।
ताकि अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन हो सके। इस प्रणाली में विद्युत नियंत्रण, LAN, टेलीफोन केबलिंग और CCTV शामिल है। यह प्रयोगशाला कोविड-19 की डायग्नोसिस और दवा स्क्रीनिंग के लिए वायरल कल्चरिंग, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित प्लाज्मा व्युत्पन्न चिकित्सा, टीका के विकास के लिए कोविड-19 रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग और भारतीय जनसंख्या के लिए प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण में मददगार साबित होगी। प्रयोगशाला में प्रतिदिन 1000 से 2000 नमूनों की जांच की जाती है। इस प्रयोगशाला को आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। DRDO ने मेसर्स आइकोम के योगदान को, कंटेनरों के व्यवस्थापन के लिए मेसर्स आइक्लीन के योगदान को, BSL-2 और BSL-3 प्रयोगशालाओं का समयबद्ध तरीके से डिजाइन और निर्माण करने के लिए और मेसर्स हाईटेक हाइड्रोलिक्स के योगदान को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकार किया है। अब हम बात करने वाले हैं एंटीवायरल नैनो कोटिंग्स। एंटीवायरल नैनो कोटिंग्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने नैनो मिशन कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के प्रोफेसर अश्विनी कुमार अग्रवाल द्वारा विकसित एक एंटीवायरल नैनो कोटिंग्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 रोधी ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और N95 रेस्पिरेटर के उत्पादन में किया जाएगा। चांदी को बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के खिलाफ मजबूत रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने नैनो मिशन परियोजना के तहत IIT दिल्ली के स्मिता रिसर्च लैब में N9 ब्लू नैनो सिल्वर विकसित किया है। अब वह दो औद्योगिक साझेदारों, बेंगलुरु की कंपनी रेसिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली की कंपनी नैनो क्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। रेसिल केमिकल N9 ब्लू नैनो सिल्वर प्रदान करेगी, जबकि नैनो क्लीन ग्लोबल नैनो कोटिंग के अनुप्रयोग के लिए फेस मास्क और PPE सामग्री उपलब्ध कराएगी। PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। साथ ही वह संयंत्रों में नमूनों के डिजाइन और विनिर्माण में भी मदद करेगी। भारत आज नैनो साइंस संबंधी प्रकाशन की संख्या के लिहाज से विश्व में तीसरे पायदान पर मौजूद है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PPE, मास्क आदि पर अत्यधिक प्रभावी रोगाणुरोधी नैनो कणों का इस्तेमाल एक उपयोगी अनुप्रयोग है जो चिकित्साकर्मी आदि अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा। N9 ब्लू नैनो सिल्वर, जो एक अत्यधिक शक्तिशाली रोगाणुरोधी एजेंट है, को बेहतर प्रभाव के लिए जस्ता यौगिकों के साथ नैनो कॉम्प्लेक्स के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में इन नैनो मटेरियल्स को फेस मास्क एवं अन्य PPE पर कोटिंग्स के रूप में लगाया जाएगा ताकि इसे पहनने वाले को कोविड-19 वायरस की सूक्ष्म बूंदों के जरिए आकस्मिक संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। अब हम बात करने वाले हैं सुपरनोवा SN 2010 KD। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIES के शोधकर्ताओं ने पाया कि एक अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा SN 2010 KD से विस्फोट के दौरान पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान के साथ-साथ निकेल भी बाहर निकलता है, जिससे सामान्य तौर पर सुपरनोवा के कोर विघटन के मामले में ही देखा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर तारों, जैसे हमारे सूर्य के द्रव्यमान के मुकाबले कई गुना अधिक के कोर का विस्फोट होने से ऊर्जा पैदा होती है, जो विस्फोट के विनाशकारी चरण में पहुंच जाता है। ये घटनाएं हमारे सौरमंडल से बहुत दूर होने के बावजूद भी हमें दिखाई देती है। अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा मानक सुपरनोवा की तुलना में 10 गुना अथवा इससे अधिक ऊर्जा पैदा करने वाले विशेष प्रकार के तारकीय विस्फोट है। यह विस्फोट काफी तेजी से हुआ, लेकिन अन्य समान सुपरनोवा के मुकाबले यह धीरे-धीरे
शांत हुआ है। SN 2010 केडी नामक यह अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा अपेक्षाकृत समीप है, लगभग 1.5 गीगा प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे 14 नवंबर 2010 को अमेरिका में रोड्स से सुपरनोवा सत्यापन परियोजना के तहत रोबोटिक्स ऑप्टिकल ट्रांजिएंट रिसर्च एक्सपेरिमेंट रोड्स से थर्ड बी दूरबीन द्वारा खोजा गया है। यह सिंह नक्षत्र की ओर एक बोना मेजबान गैलेक्सी में मौजूद था। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर एस.बी. पांडे के निर्देशन में ARIES नैनीताल की PhD छात्र अमित कुमार के नेतृत्व में यह काम चल रहा है। वैज्ञानिकों के निरीक्षण से पता चलता है कि घूर्णन और धात्विकता जैसे मानदंड तारकीय विस्फोटों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि पहले से ज्ञात सुपरनोवा के मुकाबले उनके मेजबान आकाशगंगाओं में विभिन्न प्रकार के संभावित पूर्वज मौजूद रहे हैं। स्पेक्ट्रल मॉडलिंग के उपयोग से प्राप्त किए गए रेखीय वेगों की तुलना करते हुए वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि SN 2010 केडी एक जबरदस्त वेग के साथ विस्फोट किया, लेकिन अन्य सुमान सुपरनोवा की तुलना में वह धीरे-धीरे शांत हुआ है। इस दौरान ऑक्सीजन का द्रव्यमान और अन्य स्पेक्ट्रल लाइन की चमक के अनुमानित मूल्य भी SN 2010 केडी के लिए अधिक पाए गए हैं। ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं सुपरनोवा विस्फोट का। अब हम बात करेंगे आपके पास अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल अर्थात इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स IMCT। केंद्र ने अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों IMCT का गठन किया है। इसमें गुजरात के लिए 2 और तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लिए 1-1 पहले से गठित मुंबई पुणे टीम की जिम्मेदारी के क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। ये टीमें शामिल हैं। ये टीमें मौके पर स्थिति का आकलन करेगी और निवारण के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगी तथा अपनी रिपोर्ट आम जनता के हित में केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये टीमें कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य के प्रयासों से की विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। IMCT आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहला, लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन। दूसरा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। तीसरा, अपने घरों से बाहर निकलने पर लोगों के एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने पर। चौथा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी। पांचवा, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श। छठा, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, जांच किट, PPE, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता। सातवां, श्रमिकों और गरीब लोगों के लिए राहत शिविरों की स्थितियों सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्र सरकार ने अन्य बातों के अलावा आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 35(1), 35(2)(a), 35(2)(e और 35(2)(1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये समितियों का गठन किया गया है। अब हम बात करेंगे RNA निष्कर्षण किट चित्रा मैग्ना। RNA एक्सट्रैक्शन किट चित्रा मैग्ना की बात करेंगे। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST ने कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नवीन तकनीक के रूप में RNA निष्कर्षण किट चित्रा मैग्ना विकसित की है। SARS-CoV-2 कोविड-19 महामारी का विषाणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद एक लंबा एकल बहुलक पदार्थ है जो एक RNA विषाणु है। ये जीवन के लिए आवश्यक आनुवांशिकी जानकारी वहन करता है। यह एक ऐसा विषाणु है जिसका निर्माण नाभिकीय अम्ल से होता है। इस विषाणु का पता लगाने के महत्वपूर्ण चरणों में से एक व्यक्तियों के गले या नाक से लिए गए स्वेब नमूनों में RNA की उपस्थिति की पुष्टि करना है।
एकत्र किए गए नमूनों को निर्दिष्ट तरीके से परीक्षण प्रयोगशाला में लाया जाता है। यह किट स्वेब के नमूनों से आरएनए को निकालने के लिए चुंबकीय नैनोकण का उपयोग करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह यदि रोगी के एकत्र किए गए स्वेब नमूने इकट्ठा कर रखने या कहीं ले जाते समय विघटित हो जाते हैं, तो किट की चुंबकीय नैनोकण धारित निष्कर्षण तकनीक इन्हें एक जगह खींच लाती है। चित्रा मैग्ना का उपयोग न केवल एलएएमपी परीक्षण के लिए बल्कि आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए रोगी के नमूनों से उच्च शुद्ध स्तर से आरएनए के निष्कर्षण के लिए भी किया जा सकता है। कुछ भारत में निर्मित किटों को छोड़कर अधिकांश आरएनए आइसोलेशन किट आयात किए जाते हैं और इनकी अनुपलब्धता अक्सर देश में बड़ी संख्या में आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए गंभीर अड़चन बन जाती है। चित्रा मैग्ना की तकनीक इस्तेमाल के लिए एर्नाकुलम स्थित अगापे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड को दी गई है। यह कंपनी SARS-CoV-2 एंजीन ऑफ सार्स-CoV-2 की पहचान करने के लिए पहले से ही चित्रा जीन LAMPN तकनीक चित्रा जीन लैम्प-एन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। यह शुरुआती चरण में ही पूरी सटीकता के साथ जांच कर संक्रमण की पुष्टि करने में मदद करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त करने तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक की ओर से वाणिज्यिक विनिर्माण लाइसेंस हासिल करने के लिए इस किट का बड़े स्तर पर जांच कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चित्रा जीन LAMPN को विकसित करने वाले डॉक्टर अनूप थेक्वेटिल और उनकी टीम ने ही चित्रा मैग्ना की तकनीक भी विकसित की है। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान सुबह 10:30 पर श्री संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद की शपथ दिलाई है। चित्रानुसार आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं श्री सुरेश एन पटेल ने 29 अप्रैल 2020 सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में भी शपथ ली है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से शपथ दिलाई है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 साल की उम्र पूरे होने तक रहता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। ऊपर जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंतर्गत श्री संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलाई है। दूसरा जो चित्र नजर आ रहा है इसमें जो श्री संजय कोठारी जी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, इन्होंने सुरेश एन पटेल को 29 अप्रैल को सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर की रूप में शपथ दिलवाई है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अलग होता है और सतर्कता आयुक्त अलग होता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योगों को पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी है। यह उद्योग पहली बार सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला क्षेत्र बन गया है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14.35% है। अब हम बात करेंगे जैविक अजैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के डॉक्टर विश्वनाथ आर द्वारा डिस्पोजल मास्क के लिए विकसित जैविक अजैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स के व्यापक उत्पादन को
डीएसटी नैनो मिशन के तहत समर्थन दिए जाने को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर विश्वनाथ आर का लक्ष्य पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ सिलिका नैनो कणों पर आधारित क्रियाशील जैविक अजैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स के विकास के लिए सोल जेल नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जिससे मास्क की सतह के संपर्क में आने वाले कोविड-19 से संबंधित रोगजनक वायरस खत्म हो जाता है। वह विकसित की गई नैनो कोटिंग से मेडिकल मास्कों को कीटाणु मुक्त बनाएंगे और उनकी कीटाणु शोधन की क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ ही उद्योगों को तकनीकी हस्तांतरण की एक कार्य योजना भी तैयार करेंगे। बाजार में उपलब्ध N95 मास्क वायरस और बैक्टीरिया सहित हर प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम है, लेकिन वे काफ़ी महंगे हैं और इस्तेमाल से पहले इसके परीक्षण की ज़रूरत है। इसके अलावा पहने जाने वाले मास्क की सतह कई प्रकार से संपर्क में आती है और इस कारण वह गंदा हो जाता है। इन पहलुओं के चलते नए समाधानों की ज़रूरत है, जिससे डिस्पोजेबल मेडिकल मास्कों से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके। शोधकर्ताओं द्वारा सोल जेल तकनीक का उपयोग करते हुए नैनो कणों के सहारे नैनो कोटिंग्स हाइड्रोफोबिक का निर्माण किया जाएगा, जिससे मास्क की सतह से प्रभावी रूप से पानी नमी को हटाना संभव होगा। नैनो कोटिंग सुरक्षित और किफ़ायती होने के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ काफ़ी प्रभावी भी है। इससे आम आदमी की व्यापक ज़रूरतें पूरी की जा सकेंगी और समाज के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने में सहायता मिलेगी। डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, माइक्रोबियल रोधी और पानी रोधी मास्क का उद्देश्य काफ़ी अहम है, क्योंकि पर्यावरण में नम संक्रमित तरल की मात्रा ज़्यादा है और मास्क को ठीक करने के लिए बार-बार छूना पड़ता है। ऐसी कई प्रकार की कोटिंग तैयार की जा रही है, जो अगर सुरक्षित हो, सांस लेने की प्रक्रिया से समझौता न करें और किफ़ायती हों, तो खासी अहम हो सकती है। ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यह सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स है। अब बात करेंगे पोत परिवहन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। पोर्ट संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण जीवन के जोखिम को कवर करने के लिए मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की गई है। पोर्ट के चेयरमैन मुआवजे अनुग्रह के दावों, भुगतान के संबंध में निर्णय लेने और कोविड-19 से मृत्यु होने का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह क्षतिपूर्ति केवल कोविड-19 महामारी के लिए ही मान्य है। यह 30/9/2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों, कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा अनुग्रह प्रदान करेंगे। अब इसमें 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। पहला है पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारी, जिनकी मुआवजा अनुग्रह राशि है 50 लाख रुपए। और दूसरी श्रेणी है अन्य संविदा कर्मी, उनके भी 50 लाख रुपए मुआवजा अनुग्रह राशि घोषित की गई है। अब हम बात करेंगे, भारत ने एडीबी के साथ 1.5 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 28 अप्रैल 2020 को 1.5 अरब डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना है। इसके तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालिक प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा। एडीबी के कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम कोविड-19 एक्टिव रेस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम केयर्स प्रोग्राम
जिसका शॉर्ट फॉर्म है केयर्स प्रोग्राम। सी का मतलब यहाँ पर कोविड-19 है, ए का मतलब एक्टिव, आर का मतलब रेस्पॉन्स, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, एस का मतलब सपोर्ट। प्रोग्राम के लिए हुए इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव फंड बैंक एंड एडीबी श्री समीर कुमार खरे और भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था, जिसमें 68 सदस्य का स्वामित्व है। उनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र के हैं। अब हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक नवरत्न सार्वजनिक उद्यम है। इसने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है। ओडिशा राज्य में तालाबीरा सेकंड और थर्ड खानों से कोयले का उत्पादन शुरू किया है। इसकी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसे वर्ष 2016 में एनएलसीआईएल को आवंटित किया गया था। इसका उपयोग मौजूदा और भविष्य में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री राकेश कुमार ने कहा, कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कठिन समय में इस परियोजना पर सफलता प्राप्त करके हमारी टीम ने न केवल कंपनी को इसके विकास के मार्ग पर बढ़ने में मदद की है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी योगदान दिया है। विशेष रूप से जब जब कोयले के आयात से बचना सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। इस कोल ब्लॉक को एमडीओ मॉडल के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसे एनएलसी टीम द्वारा अभिनव रूप से विकसित और सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसने पूरे उद्योग जगत में सराहना अर्जित किया है। इस खदान का स्ट्रिपिंग अनुपात 1.09 से कम है और कोयला जी12 ग्रेड का है, जो कि आने वाले समय में कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा। कोयले का उत्पादन 26 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। हाल के दिनों में प्रमुख रूप से ऊर्जा एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने देश में अपनी तरह का पहला लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की 2 इकाइयों में से एक में 1000 मेगावाट में 2 इकाइयों के प्रत्येक 500 मेगावाट सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। 2019-20 के दौरान एनएलसीआईएल ने 1404 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन क्षमता को भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, जिसमें 1353 मेगावाट सौर और 51 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। ये आपके सामने चित्र नज़र आ रहा है। इसमें एक मशीन है और एक पास में कोयले का ढेर लगा हुआ है। ये क्या है? यह है एनएलसीआईएल का तालाबीरा सेकंड और थर्ड खानों से खुदाई किए गए कोयले का पहला ढेर है ये। अब हम बात करते हैं अतुल्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समर्थित एक मानद विश्वविद्यालय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकास किया है। यह वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी ऊष्मा शयन द्वारा विघटित हो जाता है। यह उत्पाद एक किफ़ायती सॉल्यूशंस है, जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के अनुसार स्टरलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के लिए ही किया जा सकता है। ये आपके सामने इसका चित्र नज़र आ रहा है। अतुल्य डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम बात करने वाले हैं जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। जहाजरानी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट shipmin.government.in अर्थात shipmin.gov.in का पुनर्निर्माण किया है।
यानी रिकंस्ट्रक्शन किया है इसका, और इसे 30 अप्रैल 2020 को दोबारा से लॉन्च किया है। नई वेबसाइट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है और एनआईसी क्लाउड मेघराज पर तैनात है। इस वेबसाइट की रूपरेखा भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा निर्देश GIGW के अनुरूप तैयार की गई है। नई वेबसाइट की अच्छी डिजाइन तथा जीवंत होम पेज है। इस वेबसाइट में बेहतर वीडियो अपलोडिंग सुविधा के साथ सोशल मीडिया इंटीग्रेशन का एक नया फीचर भी दिया गया है। ये नई वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा आपको। आप shipmen.government.in पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, इस वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस वेबसाइट के बारे में और आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें लिखकर भेज दीजिए। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो देखने वाले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एक बार फिर से मैं वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।